नाजरीन, ईरान के खिलाफ बर्पा की जाने वाली जंग अब एक परमानेंट सीज फायर की तरफ बढ़ रही है। उम्मीद है कि एक बहुत अच्छा मुआहदा तय पा जाएगा, लेकिन इस जंग के जो फरीक थे, अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई और ओमान, जब जंग बंद हो जाती है तो उसके बाद फिर नई रीअलाइनमेंट होती है। तो जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल में यूएई कहाँ खड़ा है, इस जंग के दौरान यूएई की क्या पॉलिसी थी, इस जंग से पहले यूएई का क्या मकाम था, आज हम इन बातों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशरक़ वस्ता की सियासत पर नज़र रखने वाले जनाब डॉक्टर सुहेल बदर साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जंग तकरीबन ख़त्म, कम अज़ कम इस वक्त सीज़ फायर चल रही है और उम्मीद है कि मुआहदा हो रहा है, और सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, ईरान की तरफ देख रही है या वाशिंगटन की तरफ देख रही है। यूएई की तरफ कौन देख रहा है और यूएई किधर देख रहा है? देखें, इस जंग में अभी तक 6 हफ्ते तकरीबन हो गए या शायद इससे ज़्यादा भी हो गए। इन 6 हफ्तों में यूएई काफ़ी इररेलेवेंट रहा है फ्रॉम डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के अलावा गल्फ़ में से जो मुल्क या मिडल ईस्ट में से जो मुल्क एक्टिव रहे वो सऊदी अरेबिया, कतर और इजिप्ट रहे, और साथ उनके टर्की और पाकिस्तान थे। अच्छा, इसमें यूएई की जो इररेलेवेंस है उसकी एक बैकग्राउंड है। पिछले कुछ सालों से वो जो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुआ 2020 में, और वो ना सिर्फ वो शामिल हुआ, और भी अरब ममालिक जो थे वो अब्राहम अकॉर्ड में मोरक्को समेत और इजिप्ट और जॉर्डन और वगैरह थे, लेकिन यूएई जो था वो इसराइल के कुछ ज़्यादा ही करीब चला गया। इतना करीब चला गया कि वो बहन भाई या भाई भाई लगने लग गए। अभी भी आज की ताज़ा खबर ये है कि इत्तेहाद एयरलाइन ने अपनी तल अबीब के लिए फ़्लाइट्स रिज्यूम कर ली। जी बिल्कुल, जैसे ही इसराइल की फ़्लाइट्स रिज्यूम हुई हैं, सबसे पहले वहाँ इत्तेहाद लैंड हुई है। पिछले साल 12 दिन की एक जंग हुई थी जून 25 में, उसमें इसराइल की एयर स्पेस मजमूई तौर पर बंद रही थी, लेकिन कुछ फ़्लाइटें आ जा रही थी, तो वो सिर्फ यूएई की फ़्लाइटें आ जा रही थी। तो उस 12 दिन में भी अगर कोई इसराइल आया गया तो यूएई पे गया। बेतहाशा इन्वेस्टमेंट्स हैं इसराइलीज़ की और उनकी कंपनियों की और उनकी बिलियनियर्स की यूएई में, एंड वाइस वर्सा, यूएई वालों की उनके प्रोजेक्ट्स में है। ये तो हो गया इकोनॉमिक इसका एंगल, लेकिन जो इसका पॉलिटिकल एंगल है वो बड़ा मेरे हिसाब से ख़तरनाक भी है और गंभीर भी है, क्योंकि यूएई मिडल ईस्ट और अफ्रीका के मुख्तलिफ मकामात पर सियासी तौर पर मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। डायरेक्टली से मुराद है कि अच्छा, वो उस कन्फ्लिक्ट में किसको अपना राइवल समझता है? सऊदी अरब को। अच्छा, सऊदी अरब। और डॉक्टर साहब, सऊदी अरब और यूएई की अगर स्टेट के वॉल्यूम का जायज़ा लिया जाए, इकानमी का जायज़ा लिया जाए या इन्फ्लुएंस का जायज़ा लिया जाए, तो यूएई तो कुछ भी नहीं है सऊदी अरब के मुकाबले में। जी बिल्कुल, मतलब है कि अगर आप एप्पल टू एप्पल या ऑरेंज टू ऑरेंज कंपैरिजन करें तो आपको लगेगा कि ये एप्पल है और ये बेर है। बेर है, बेर भी छोटा बेर, छोटा बेर, बड़ा बेर नहीं। हाँ, लेकिन जो इकोनॉमिकली और मिलिटरली, या जो उसकी जब हम मिलिटरली बात करते हैं तो बेसिकली बात कर रहे होते हैं प्रॉक्सीज़ की। यूएई ने फंडिंग करके ऐसी प्रॉक्सीज़ खड़ी कर रखी हैं मिडल ईस्ट और अफ्रीका के मुख्तलिफ मुल्कों में, जो कि बिल्कुल उन्होंने कन्फ्रंट किया हुआ सऊदी अरब को। मिसाल के तौर पे यमन था जो सबसे बड़ी एग्जांपल है। यमन में लड़ाई हो रही थी, एक सऊदी अरब की प्रॉक्सी थी, यूएई की प्रॉक्सी थी, वो आपस में लड़ रहे थे। इसी तरह की प्रॉक्सीज़ और मिडल ईस्ट की जगहों में है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट लड़ाई है ना वो सूडान की है। सूडान की लड़ाई में सऊदी अरब, जो वहाँ की सूडान की सरकारी फ़ौज है, MSA कहलाती है, उसके साथ है। लेकिन जो मुखालिफ फ़ौज है जो RSF कहलाती है, और ये दोनों को एक एक जनरल उनका हेड करता है। तो RSF जो है उसकी बेतहाशा अरबों डॉलर के हिसाब से फंडिंग और वेपन्स और मर्सनरीज प्रोवाइड करना। RSF की तरफ से मर्सनरीज लड़ रहे हैं, और वो अरब इलाकों के नहीं है, कोई कोलंबिया का है, कोई क्यूबा का है, कोई बोलीविया का है, कोई वेनेजुएला का है, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के मुख्तलिफ चार्ट के हैं, पता नहीं कहाँ से इकट्ठे करके उनको पैसे दे के और उनको लड़ा रहे हैं। RSF ने सूडान में बर्बरियत का बहुत बड़ा मुजाहरा कर रही है। ये 15 अप्रैल
23 کو शुरू हुई थी, यानी कि 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 3 सालों में उन्होंने बर्बरियत की वो एग्जाम्पल्स कायम की हैं जो तारीख में कम है। मिसाल के तौर पे जब ये जेनोसाइड करते हैं, पूरे का पूरा विलेज जिसमें 2000 1500 लोग होते हैं, ये उनको मार देते हैं और इनडिस्क्रिमिनेटली मारते हैं। नौज़ायदा बच्चे 10 दिन के 50 दिन के वो भी नहीं देखते, वो सबको दे किल। इसी तरह जब ये हॉस्पिटल पे किसी पे अटैक करते हैं तो वो पेशेंट जिनको ड्रिपें लगी होती हैं और वो ऑपरेशन हो रहे होते हैं, उनको भी वो मार देते हैं। तो इस तरह का हम मंजर देख रहे हैं पिछले 3 साल से। दूसरा जो इसराइल की एक टेक्निक है किलिंग के अलावा, वो भूखा मारने की है। खुराक के तमाम ज़राए बंद कर देते हैं और वो वहाँ के बच्चे जो हैं या औरतें जो हैं और लोग जो हैं वो भूख से मर जाते हैं। तो पिछले कई दिन से हम आजकल पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते, पिछले 10-15 दिन से हम देख रहे हैं कि सूडान में बहुत सारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में या शायद हज़ारों की तादाद में हो। तो ये बिल्कुल वो समझें कि जो यूएई की तरीक़ा वारदात है या जो उनका तरीक़ा कार है, वो कार्बन कॉपी है इजराइल की, ज़ायनिस्ट्स की। तो वो उनके सियासी ताल्लुकात, उनके इक़्तिसादी ताल्लुकात, उनके मिलिट्री ताल्लुकात, उनके जो सियासी अज़ाइम हैं, और तकरीबन हर जगह मोर और लेस, अभी इस वक्त मुझे नहीं कोई ऐसी जगह नज़र आती जहाँ सऊदी अरब और यूएई अलाइज हों। वो हर जगह एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। अच्छा, पाकिस्तान से अभी इसने कर्जा मांगा रोल ओवर, वैसे वो अचानक तो नहीं मांगा, क्योंकि ऐसे जंग के बहुत शुरू होने से बहुत पहले लास्ट ईयर नवंबर अगस्त से उन्होंने कहा था कि जी, पहले वो 1 साल के लिए रोल ओवर करते थे, तो उन्होंने 3-3 महीने के लिए रोल ओवर करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अब आके कहा कि भाई वो 3 महीने वाली भी विंडो ख़त्म, पैसे वापस करें। इस स्क्वीज़ करने इकानमी पाकिस्तान की वो करने के पीछे भी कोई ये वो सऊदी अरब फैक्टर है और इंडिया ज़ोएनिस्ट जो इनका अलायंस है उसकी भी वो है, या जस्ट ये सिंपल? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि बेसिकली पैसे फौरी तौर पर वापस मांगने में 2 मेन फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर्स ये है कि वो पाकिस्तान जो है वो नहीं दे पाएगा, डिफ़ॉल्ट करेगा। डिफ़ॉल्ट करने का यूएई को मिले ना मिले, वो डिफ़ॉल्ट अगर कर जाता है तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग नीचे जाती है। तो जो इनके मामला चल रहे होते हैं आईएमएफ के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं यूरोप के या कहीं और के, वो सारे उससे इफेक्ट होते हैं और इनको कहीं और से भी कर्जा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो पाकिस्तानी को बिल्कुल चौक करके बैंकरप्ट करना उनका मकसद था। लेकिन इस मौके पे सऊदी अरब और कतर आगे आए और उन्होंने यूएई को फारिग करने में कि ये लो पैसे, तो अपना किरदार अदा किया। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये फैक्टर हो गया जो कि बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो पाकिस्तान को फाइनेंशियली बिल्कुल मुंह के बल गिराना चाह रहे थे ताकि पाकिस्तान की हर तरफ से रास्ते बंद हो जाए। मजबूरन जब पाकिस्तान को कहीं से नहीं मिलते तो चाइना से बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लेना पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो दूसरा एक एंगल है जो जिसमें कसूर मुझे यूएई का नहीं, जिसमें कसूर मुझे अपना नज़र आता है पाकिस्तानियों का। यूएई ने पीटीसीएल की 2005 में जो प्राइवेटाइजेशन हुई मुशर्रफ साहब के दौर में, तो पीटीसीएल के 26% हिस्सेस जो थे उन्होंने 26% $800 मिलियन के ख़रीदे। तो वो $800 मिलियन जो है वो पाकिस्तान आने चाहिए थे। तो 2005 से लेके 21 साल हो गए, तो 21 सालों में वो 800 मिलियन अभी तक नहीं आया। और बहुत से लोगों ने कैलकुलेट किया है उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वो $2-2.5 अरब तक पहुंच जाता है। तो अगर पाकिस्तान ने $2-3 अरब यूएई का देना था, तो यूएई ने भी $2-3 अरब पाकिस्तान का देना है। तो हम लोग परेशान तो हो गए कि यूएई पैसे मांग रहा है। 2 साल हम रोल ओवर कराते रहे, फिर 3-3 महीने पे कराते रहे, फिर मंथली पे बात आ गई। जो हमने वापस करने यूएई, उसका तो हमें भी फिक्र है, सबको फिक्र है। और जो यूएई ने पाकिस्तान को देने हैं 2005 से पेंडिंग है, उसकी हम भी बात नहीं करते हैं। अब मुझे नहीं पता उसकी क्या वजह है। अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो यार मुझे कहने में क्या, मैं क्यों चुप हूँ, मैं क्यों नहीं? इसके अलावा अभी पिछले दिनों मोहसिन नकवी साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी पाकिस्तानियों के $100 बिलियन बह रहे हैं और मोस्टली यूएई में, और उनसे रिक्वेस्ट करके रहे थे कि बाहर वो वापस लाएं। तो उनमें से अगर कोई $10-15 बिलियन भी हमारे उधर पड़े हैं, जो यूएई ने एक दफ़ा धमकी भी लगाई थी कि अगर पाकिस्तानियों ने कर्जा वापस ना किया तो इधर जो पाकिस्तानियों के पैसे पड़े हैं हम उनको अटैच कर लेंगे, प्रॉपर्टीज़ और सारा कुछ। तो ये तो अच्छी वैसे ऑफ़र थी। हम कहते कि जी अपना $2-2.5 बिलियन निकालें, बाकी जितने पैसे हैं उनकी मनी ट्रेल उनसे मांगें,
منی ٹریل ہے تو پیسے انہی کے، منی ٹریل نہیں ہے تو وہ پیسے پھر ہمیں ریٹرن کرنے بنتے ہیں۔ میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان اور یو اے ای کے معاملات میں یو اے ای کی تمام خرابیاں، زیادتیاں، تمام چیزیں اپنی اچھا، طرف، ہمارا اپنا مسئلہ ہماری جو کمزوری ہیں جس میں ہمارے بہت سارے خاص لوگوں کے پیسے یو اے میں پڑے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں آج تک سمجھ آ رہی، پچھلے 2 مہینے سے یا 1.5 مہینے سے جنگی حالات ہیں اور یو اے ای کے مسئلے بھی ہیں، وہ پیسے بھی مانگ رہا ہے، اور پاکستان کے صدر مملکت صاحب کی طرف سے کوئی بیان نہیں آ رہا، اور بلکہ وہ مطلب ہے کہ کوئی بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کوئی یو اے ای کی طرف سے سافٹ کارنر کا، ان کی بچوں میں سے کسی کا ایک آدھا کا آ جاتا ہے، تو بختاور بہت اس معاملے میں وہ ہیں، اور شاید وہ ہیں بھی دبئی بیسڈ۔ بالکل۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جو پاکستان نے پیسے یو اے ای سے لینے، سرکاری پیسے ہیں، وہ کسی بندے نے نہیں لینے۔ پی ٹی سی ایل گورنمنٹ کا دارہ تھا، وہ فروخت ہوا، اس کے 26% حصے سے انہوں نے خریدے، اس کی پیمنٹ آج تک نہیں کی، 21 سال ہو گئے۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیلکولیٹ کر کے وہ 2 بلین آرام سے کراس کر جاتا ہے، کوئی کسی نے بات نہیں کی۔ ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ پاکستانیوں کے پیسے ہیں، دبئی لیگز کی فہرستیں لوگوں نے دیکھی ہیں، دبئی لیگز میں میرا خیال ہے 8-10 ہزار نام ہے، تو اس کا مطلب 8-10 ہزار بندے ایسے ہیں جنہوں نے لاکھوں ڈالر دبئی میں انویسٹ کر رکھا، اور یہ رقم بلینز، ٹینز آف بلینز آف ڈالرز پہ پہنچ جاتی ہے، شاید سینکڑوں بلین ڈالر پہ پہنچ جائے۔ محسن نقوی صاحب نے تو پچھلے 3-4 سال میں 100 کہہ دیا ہے، بالکل ہوگا، لیکن اگر آپ پچھلے اس سے بھی پیچھے چلے جائیں 5 سال، 10 سال، 15 سال، تو شاید یہ رقم سینکڑوں بلین ڈالر بن جائے گی۔ اچھا، اب جنگ ختم ہونے کے بعد ایران اور یو اے ای کے تعلقات کیسے نہیں نظر آئے؟ ٹھیک ہوں گے، ایران اور یو اے کے نہیں ٹھیک ہوں گے۔ یو اے ای، کیونکہ یو اے ای ایک بہت زیادہ قریب ہے اسرائیل کے اور زائنسٹس کے، تو میرا نہیں خیال کہ ایران کبھی بھی کمفرٹیبل ہوگا یو اے ای سے تعلقات ٹھیک کرنے میں۔ تو یو اے ای کی 3 جو اس ریجن کے 3-4 جو بڑے ملک ہیں اس ریجن میں، ان کے ساتھ یو اے ای کے تعلقات برادرانہ نہیں ہوں گے، نہ ایران کے ساتھ ہوں گے، نہ سعودی عرب کے ساتھ، تو ان کی ڈائریکٹ لڑائی ہے، اور چونکہ پاکستان سعودی عرب کا اتحادی ہے، ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، تو پاکستان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے، سعودی عرب کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے، ایران کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتے، نہ ٹرکی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یا شاید ٹرکی کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں قطر، جس آپ نے بھی ذکر کیا کہ قطر والوں کی پالیسی بڑی فلیکسیبل ہوتی ہے، وہ اپنی مناسبت سے بدلتے رہتے ہیں، اور وہ ایک اچھے سفارتکاری کا، ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پوسٹ وار قطر تو کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جائے گا، یو اے ای کے لیے مشکل ہوگا۔ بحرین جو ہے وہ ٹوٹل زائنسٹ ہے، وہ نہیں سروائیو، بحرین سروائیو ہی نہیں کر پائے گا، ویسے بھی بحرین جو ہے وہ کبھی ایران کا حصہ تھا، وہ اس کا کلیم آئے گا، بحرین کے لیے بڑا اچھا۔ ایک اور بڑی جو وہاں پہ اس وقت مڈل ایسٹ میں مسئلہ ہے نا، وہ کویت ہے۔ کویت بھی بہت زیادہ، یعنی کہ عالم اسلام کے، سعودی عرب کے اور پاکستان کے اور اس کے وہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن جو کویت میں ایک عمل چل رہا ہے پچھلے 6 مہینے تو ہو گئے یا 8-10 مہینے ہو گئے، جس میں وہ ریووک کیے جا رہے ہیں شہریت، اچھا، اور وہ ہزاروں لوگوں کی شہریت ریووک کر چکے ہیں۔ اس کی ایگزیکٹ فگر کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن there must be more than 10-20,000 people۔ اپنے عرب اوریجن پیپل، عرب اوریجن، وہ ان لوگوں کی شہریتیں ریووک کر رہے ہیں جو وہیں پیدا ہوئے، نہ صرف وہ وہیں پیدا ہوئے بلکہ ان کے باپ دادا وہیں پیدا ہوئے، وہ more than 100 years سے ان کا خاندان، دادا پردادا، لکڑ دادا کے زمانے سے کویت میں تھا، اور عرب بھی تھے، ان سب کی شہریتیں ریووک کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک ریووک کرنے پہ آئے ہوئے کہ جو ان کی کیبنٹ ہے کویت کی، اس کے بھی 1-2 بندوں کی شہریت ریووک ہو گئی، تو وہ کابینہ کا حصہ بھی ہیں اور شہریت بھی منسوخ ہو گئی ہے۔ چلیں کویت کو ڈاکٹر صاحب پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے پروگرام میں ناظرین، ہم نے یو اے ای کی جو پالیسی ہے اور جو یو اے ای کا آگے اس ریجن میں پوسچر ہے آفٹر وار، اس کو دیکھا ہے، بیفور دیکھا ہے، اور اس پہ آپ اپنی رائے دیں، کومنٹ میں لازمی اپنی فیڈ بیک دیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔